हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसी ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेक्टर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मैथ के हैं जो मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, जिसमें है एंगल्स, रेडियंस। इनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करवाना चाहता हूं ताकि आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में, किसी भी न्यूमेरिकल में, चाहे वो वेक्टर के हो चाहे किसी भी चीज के हो, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम लोग एक मैथ का टॉपिक करेंगे जो क्लास 11th का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसमें से मैं सिर्फ आपको रेडियंस और एंगल्स के बारे में टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहली बात ये आती है कि एंगल क्या होते हैं। अब एंगल देखने के लिए आपको पता है कि हमारे पास दो रेज ले लें। अगर हम कोई भी दो रेज ले लें, सपोज कि मेरे पास ये दो रेज है। ठीक है, रेज क्या होती हैं जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक जगह से क्या होता है कि लाइन लगातार चलती रहती है। कि जैसे इसको हम बोलते हैं रे, यानी कि ये जो लाइन है ये इस तरफ नहीं बढ़ रही है, ये उस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो मैंने एरो से हम पता चल रहा है कि लाइन जो है उस तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं रे। सपोज मेरे पास ऐसी ऐसी टू रेज है। अब इन दो रेज में क्या होगा कि अगर मैं नीचे वाली जो रे है इसको फिक्स रखूं और उसके यहाँ पर इस पॉइंट को फिक्स कर दूं, तो क्या होगा कि ये जो रे होगी ना ऊपर वाली, ये किसी एंगल से रोटेट करेगी। तो ये जो इन दोनों में गैप बन रहा है ना दोनों के बीच में, इसके मेजर को ये एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि एंगल क्या होता है। अब बात आती है कि एंगल में कुछ टर्म्स होती है, बेसिक टर्म्स होती हैं जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे हमारे पास दो रेज होती हैं, मैंने बताया था कि नीचे वाली रेज को हम फिक्स कर देंगे, उसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, यानी कि जो मैंने दो रेज ली थी ना, इसमें जो नीचे वाली है जिसको हम फिक्स कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। और जो ऊपर वाली होगी जो रोटेट कर रही है, ठीक है, जो किसी एंगल से रोटेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो ऊपर वाली साइड को हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। अब बात आती है कि आप ये मत सोचना कि हमेशा ऊपर वाली साइड ही टर्मिनल होगी। कई बार क्या होता है नीचे वाली साइड भी टर्मिनल होती है। तो वो कौन बताता है? वो बताता है एंगल, कि आप एंगल किस तरफ मेजर कर रहे हो। तो अगर तो मैं एंगल को इस तरफ मेजर करूं तो क्या होगा, इनिशियल से टर्मिनल पर जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे ये वाली टर्मिनल साइड होगी और ये वाली इनिशियल साइड होगी। और इसमें क्या होता है, इन दोनों रेज में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट होता है जहां पर कोई भी दो लाइंस मीट करेंगे, उसको हम वर्टेक्स बोल देंगे। अब एक चीज और है, जैसे मैंने बताया था कि टर्मिनल साइड जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर की तरफ ही हो। तो अगर मैंने क्या किया, अब देखो एक चीज और चेक कर लो कि मैंने एंगल को ऐसे बनाया। अगर तो एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊं तब तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब आप जो प्रोटेक्टर लेते हो, ठीक है, डी बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। जब भी हम उसे एंगल मेजर करते हैं, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं? यहाँ से 0, इस तरफ 90, इस तरफ 180। हम हमेशा ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अगर तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो पॉजिटिव आएगा। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मेरे पास ये इनिशियल साइड यहाँ पर है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनिशियल साइड। अब टर्मिनल साइड क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गई। तो किसने किसने बताया कि टर्मिनल साइड नीचे की तरफ है? वो बताया एंगल ने, क्योंकि एंगल मैंने क्या किया, इस बार क्लॉकवाइज गिनना शुरू किया। अगर तो मैं एंगल को क्लॉकवाइज गिनूंगा, यानी कि मैं ऐसे गिनना शुरू करूंगा, एंगल को ऐसे मेजर करूंगा, तो एंगल क्या आएगा? नेगेटिव। अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। ये बेसिक सी टर्म्स है लेकिन बहुत काम आती है। ठीक है, बाकी आपको बताइए कि ये वर्टेक्स होता है इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड और वर्टेक्स। ठीक है, अब बात आती है कि डिग्री। डिग्री मेजर क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ना है ना, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। तो बात आती है कि डिग्री मेजर क्या है। अब डिग्री मेजर करने के लिए हम एक सर्कल लेके चलेंगे। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैंने सर्कल बनाया। अब सर्कल में क्या किया, ये एक सेंटर है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल को ना 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 360 पार्ट्स कैसे डिवाइड होंगे? सपोज मैंने एक छोटा सा सर्कल लिया, मैंने क्या किया कि इसके मैंने कर दिए 4 पार्ट। अब मैंने क्या किया, इसके कर दिए 6 पार्ट। अब अगर मैंने एक लाइन और लगा दी तो इसके कर दिए मैंने 8 पार्ट्स, यानी कि मैं लाइन बढ़ाता जाऊंगा और दो दो पार्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं ऐसे लाइन लगाता जाऊं और मैंने ऐसे ऐसे करके 360 पार्ट्स कर दिए सर्कल के, ठीक है, तो ये याद रखना कि 360 पार्ट्स किए, तो ऐसे बहुत सारे लाइंस लगेंगी। बल्कि लाइंस तो इतनी सारी लाइन लग जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइंस कौन सी कहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ एक इमेजिन कर लो कि जैसे कि मैंने ये लाइंस लगाई हैं, इसमें जितने भी पार्ट्स बने हैं, तो ऐसे ऐसे लाइंस लगाकर मुझे 360 पार्ट्स करने हैं सर्कल के।
तो सपोज कर लो कि 360 पार्ट्स है ये, सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने ये सर्कल के 360 पार्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से सिर्फ एक पार्ट उठाएंगे, ठीक है, यानी कि एक पार्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, एक पार्ट कौन सा लेंगे, ये वाला ले लिया, जिसमें कि ये आता है। तो ये एक पार्ट क्या होता है, ये एक पार्ट होता है 1 डिग्री। आगे समझ आपको, यानी कि अगर मैं सर्कल को यहाँ पर लिख देते हैं, डिवाइड सर्कल इनटू 360 पार्ट्स, सर्कल को मैंने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री होगा जो हमारे पास 360 पार्ट्स होंगे ना, उसका सिर्फ एक पार्ट, 1/360th पार्ट, वो होगा 1 डिग्री। अब अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये क्या लिख दिया, तो एक मैं आपको पुरानी क्लासेस में लेकर चलता हूँ, जो आप छोटी क्लासेस, बिल्कुल ही छोटी, यानी कि 4th 5th क्लास में आप फ्रैक्शंस करते थे ना, उस फ्रैक्शंस में क्या होता था कि आप एक स्क्वायर लेते थे, ठीक है, आपको ऐसे लाइंस लगाकर देते थे और यहाँ पर कलर किया होता था, तो आपसे पूछते थे इसका फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, पहले जो कलर्ड पार्ट होता था उसको ऊपर लिखते थे, वो आता था न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आते थे नीचे, यानी कि 4 पार्ट है इक्वल मिला के, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता था। अब अगर मैं उस टाइम, तो आप इस चीज को याद रखते थे कि हमें क्या करना है, ऊपर कलर्ड पार्ट लिखना है, नीचे टोटल पार्ट्स लिखने हैं। अब एक्चुअल मीनिंग क्या था इसका, कि टोटल 4 पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट को फिल किया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये होता था। अब उसी चीज को अप्लाई करो यहाँ पर, कि टोटल 360 पार्ट्स में से मैंने सिर्फ एक पार्ट को नोटिस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पार्ट को नोटिस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया 1/360, कि 360 में से सिर्फ 1 पार्ट, और वो 1 पार्ट 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन हमारे पास 1 डिग्री। ऐसे ही हमने 1 डिग्री को भी फर्दर आगे और डिवाइड किया हुआ है। हमने क्या किया, इस 1 डिग्री को, यानी कि एक पार्ट को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, मैंने इस पार्ट को बाहर निकाला और इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये एक पिज्जा स्लाइस की तरह लग रहा है आपको। तो हमने क्या किया, एक स्लाइस को बाहर निकाला, अब क्या किया, फर्दर इसके आगे और 60 पार्ट्स कर दिए, यानी कि मैंने इसके और 60 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, उन 60 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट को हम बाहर निकालेंगे। मैंने क्या किया, एक पार्ट को बाहर निकाला, तो वो ऐसा दिखेगा। ये क्या होता है, ये होता है 1 मिनट, ठीक है। तो यानी कि 1 मिनट को हम शो करते हैं ऐसे, ऊपर एक डैश लगाना, ठीक है, एक डैश को हम बोलेंगे मिनट, और अगर डबल डैश आ जाए उसको हम बोलते हैं सेकंड। तो 1 मिनट क्या होता है, 1/60th पार्ट होता है ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। आगे होगा आपको समझ कि 1 डिग्री का 1/60th पार्ट, 1/60th यानी कि 60 में से सिर्फ एक पार्ट को नोटिस कर रहे हैं हम, तो वो होता है 1 मिनट। अब एक चीज और देखो, ये है हमारे पास 1 मिनट, ये 1 मिनट है, ये 1 डिग्री है। अब क्या होगा, अब चीजें और माइन्यूट डिटेल्स में जा रही हैं, और माइन्यूट डिटेल्स में क्या होगा कि हमें क्या करना है, इस 1 मिनट को फर्दर आगे और 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम इसको एक्चुअली में शो नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा माइन्यूट डिटेल है, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें और 60 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। जब और 60 पार्ट्स होंगे तो 1 सेकेंड क्या होगा, 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, ठीक है, यानी कि इस 1 मिनट का 1/60 पार्ट है 1 सेकेंड। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैंने आपको बताया। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री क्या हो गया, 360th पार्ट, ठीक है, 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट। अभी इस 1 डिग्री में कितने हैं, इस 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स, 1 डिग्री में हो गए 60 मिनट्स, और फर्दर आगे 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? इसमें अगर डाउट आ रहा है तो देख लो 1 डिग्री में 60 मिनट्स क्यों है, क्योंकि 1 डिग्री में एक पार्ट क्या था, देखो 1 मिनट क्या था, 1 डिग्री का 1/60th पार्ट, ठीक है, 1/60th पार्ट। तो 1/60 में से एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 60 में से एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट। जब एक पार्ट को 1 मिनट बोल रहे हैं तो पूरी डिग्री में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ना, तो 60 मिनट्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप इजिली समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं रेडियन मेजर। व्हाट इज रेडियन? अब रेडियन बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल होना चाहिए जिसमें एक यूनिट हमारे पास रेडियस हो, ठीक है। यूनिट रेडियस का मतलब क्या है, कि सर्कल में जो रेडियस है मेरे पास वो 1 यूनिट का हो, ठीक है, 1 यूनिट यानी कि जिसकी 1 वैल्यू हो। तो हम इसको अभी यूनिट को यहाँ से हटा देते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से हमने एक आर्क लेकर चलनी है, आर्क भी 1 यूनिट की ही होनी चाहिए। अब आर्क क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज कि ये भी एक 1 यूनिट की है, और यहाँ तक इसने कंप्लीट कर लिया 1 यूनिट। आर्क क्या होता है कि सर्कल का कोई भी पार्ट ले लो आप, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट लो, वो आर्क की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क ले ली हमने 1 लेंथ की, और रेडियस भी 1 लेंथ का है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे,
तो यहाँ से क्या पता चला कि जो 1 यूनिट की आर्क है, इसने सेंटर में जो एंगल बनाया, इसने यहाँ पर जो एंगल बनाया वो होता है 1 रेडियन। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना कि सर्कल में अगर मेरे पास कोई यूनिट सर्कल है, यानी कि उसमें जो रेडियस 1 है, तो अगर मैं वहां से 1 यूनिट की आर्क लूं, वो आर्क जो सेंटर पर सर्कल बनाएगी वो 1 रेडियन होता है। ठीक है, अब सेकंड चीज पर आते हैं। सेकंड चीज क्या है कि अगर सपोज कि मैंने रेडियन को एंटी क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज देखना है, तो उसके लिए देख लो कि अगर तो मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूँ तो क्या माना जाएगा, वो 1 रेडियन। ये आपको पता ही है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है। लेकिन अगर हम उसी एंगल को सपोज कि मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने यहाँ से यहाँ की तरफ देखना शुरू किया, ठीक है, या फिर अब इसको मैं थोड़ा सा इजिली बता देता हूँ कि सर्कल लिया हमारे पास, जो इनिशियल साइड है वो ये है और टर्मिनल साइड ये वाली है, और आर्क ये है 1 की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 की आर्क है, रेडियस भी 1 का है। तो इस बार क्या हुआ, एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये होगा -1 रेडियन, तो ये -1 रेडियन होगा, ये होगा +1 रेडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हमारे पास आती है कि सपोज कि हमें अब इसमें रिलेशन निकालना है कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है। अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकालने के लिए यहां से नोटिस करो कि सपोज बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है, इसको मैंने इनिशियल पॉइंट बोला, और फाइनल पॉइंट भी यही होने वाला है, क्योंकि बॉडी ने रोटेट करके वापस इसी पॉइंट पर आना है। ठीक है, तो जब बॉडी ने वापस रोटेट करके इसी पॉइंट पर आना है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, हमने क्या बोला कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सबसे पहली बात तो सर्कमफ्रेंस की आती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, रेडियस तो उसमें 1 है, तो क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। उसके बाद देखो कि सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है कि पूरा हम रोटेट किए सर्कल के अंदर। अगर मैं डिग्री के हिसाब से सोचूं तो डिग्री कितने कवर हुए हैं, अगर मैंने यहां से यहाँ पूरा रोटेट किया, यानी कि पूरा एक सर्कल घुमा हुआ है, उसमें कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी कि यहाँ पर सर्कमफ्रेंस 2π आ गया, तो मैं इस 2π को 360 डिग्री के बराबर बोल सकता हूँ। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस जो हमारे पास 2π आया है ये होता है रेडियन। ठीक है, ये 2π रेडियन आएगा। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 रेडियस का सर्कल है, ठीक है, जिसमें रेडियस 1 हो और हमारे पास आर्क भी 1 हो, तो वो जो अंदर एंगल बनेगा ना, वो हमारे पास 1 रेडियन होगा। तो अगर मैं इस रेडियन को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये एंगल कंप्लीट कर दूं तो ये हो जाएगा 2π, क्योंकि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री होता है, जो 2π रेडियन होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, आधा एंगल हो तो पाई रेडियंस होता है, अगर 360 डिग्री हो तो 2π रेडियंस होता है। तो 2π रेडियंस 360 डिग्री के बराबर है, हमने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब बात ये भी आती है कि 2π 360 के बराबर क्यों है, तो यहाँ पे हमने बता ही दिया कि सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो दोनों बराबर हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर सपोज मैंने 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो 1 रेडियन की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, तो 2π वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 360 अपॉन 2π। अब अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन बना लिया कि 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। ठीक है, या फिर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला आपका यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि पाई रेडियन 180 डिग्री क्यों होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इजिली। ठीक है, तो अब एक चीज और है इसके अंदर कि रेडियंस के अंदर हमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला कैसे निकालें। फॉर्मूला हमारे पास होता है L अपॉन R इज इक्वल टू थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखना, जहां पर L क्या होता है आर्क और R क्या होता है रेडियस। अब इस फॉर्मूला में हम ये चीज अप्लाई करते हैं, सपोज कि जैसे मैंने आर्क 1 ली हुई थी और रेडियस भी 1 था, तो जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ कि आर्क मेरे पास 1 लेंथ की थी और रेडियस भी 1 लेंथ का था, तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या आई, थीटा की वैल्यू आई 1, तो यानी कि 1 रेडियन हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर देखो एक चीज और अच्छी है इसके अंदर देखने वाली कि अगर मैं एंगल के हिसाब से चलूँ, सपोज मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ L अपॉन R इज इक्वल टू थीटा। अब मैंने एक चीज फिक्स करी हुई है कि रेडियस 1 का होना चाहिए। जब मैंने रेडियस 1 का माना हुआ है कि सर्कल के अंदर रेडियस जो है 1 का रहेगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है L इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि R की वैल्यू तो 1 है, L इज इक्वल टू थीटा के बराबर आ गया। जब L थीटा के बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या है, जितनी आर्क उतना ही एंगल,
ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 की आर्क लगाऊंगा तो अंदर एंगल कितना होगा 2 रेडियंस का, अगर मैं 3 की आर्क लगाऊंगा तो एंगल कितना होगा 3 रेडियंस का। तो ऐसे इससे ये दोनों बराबर रहेंगे आपस में। तो ये कंडीशन कब होती है, जब रेडियस 1 का हो। तो आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम एक सर्कल लेकर चलेंगे और सर्कल का जो रेडियस होगा वो भी 1 यूनिट होगा। ये मैंने सर्कल बनाया और इसमें यहाँ पर जो रेडियस होगा उसको हम 1 यूनिट लेकर चलेंगे। अब सपोज करना है कि मेरे पास एक पॉइंट P है जो सर्कल के ऊपर ही है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a, b। कोऑर्डिनेट्स होंगे a, b। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक आर्क हो चुकी है मेरे पास। अब सपोज मैंने इसको नाम दे दिया A पॉइंट, ठीक है, और ये सेंटर हो गया O। तो यहाँ पर अब अगर मैं एंगल देखूं कि एंगल यहाँ पर अगर AOP है, लेट कर लेते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू x रेडियंस। AOP अगर x रेडियंस है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडियंस। अब मैंने आपको बताया था अभी कि L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास। अगर इसमें रेडियस 1 हो जाए, या फिर मैं इसको दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको इजी रखने के लिए, L अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा पढ़ा था हमने। अगर रेडियस 1 हो तो ये रेडियस खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो L इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर मैंने x रेडियंस लिया हुआ है तो यानी कि L आर्क भी क्या होगी, वो भी x की तो होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यानी कि आर्क भी x की है क्योंकि मैंने जो एंगल लिया था वो भी x रेडियंस ही लिया था, ठीक है। अब एक चीज देखो कि अगर तुम्हें, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होता था, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये पॉइंट a, b है तो इसको हम कैसे देखते थे कि नीचे की तरफ ये x पार्ट वाला वो है a, यानी कि a पॉइंट यहाँ तक है, और ये कौन सा है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इस तरफ से आता है तो ये b है। आप ऐसे करते थे। तो यहाँ पर सर्कल में कैसे करेंगे हम, अब सर्कल में कैसे करेंगे, सपोज कि मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ सबसे पहले, तो कोऑर्डिनेट से इजी रहेगा। ये मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर जो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये ए पार्ट है, और इस तरफ अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ये बी पार्ट आएगा। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, तो हमने इसको यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसको एम नाम दिया तो ये ट्राइंगल बन रही है OMP, ट्राइंगल बन रही है OMP, इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल OMP। अब OMP में हम दो वैल्यूज निकालेंगे, एक साइन एक्स की, एक कॉस एक्स की। अगर मैं cos x की वैल्यू निकालूं, cos x क्या होता है, PBH। अब PBH निकालने के लिए सबसे पहले हमें PBH पता होना चाहिए क्या होते हैं, किस एंगल के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x एंगल के हिसाब से। तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है, और उसके साथ वाली जो लाइन होती है वो होती है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली, ये 90 डिग्री है ना यहाँ पर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास cos x है, cos x का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी अपॉन एच, यानी कि ओ एम अपॉन ओपी। तो यहाँ पर हमने लिखा ओ एम अपॉन ओपी। अब ओ एम क्या है, ओ एम तो ए के बराबर है, और ओपी क्या है, ओपी तो रेडियस है, और रेडियस तो 1 यूनिट था, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास cos x की वैल्यू आती है 1, ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया, काम आएगी आगे। फिर ऐसे ही हम मान लो कि हम साइन x निकालते हैं, साइन x, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि पीएम अपॉन ओपी, पीएम अपॉन ओपी। अब पीएम क्या है, पीएम देखो, पीएम तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बी के बराबर है, तो बी अपॉन ओपी हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज होता है 1 है, क्योंकि रेडियस था सर्कल का ही। तो यहाँ से हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली, साइन एक्स मेरे पास आया बी के बराबर। तो ये दोनों की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, कॉस एक्स की भी आ चुकी है, साइन एक्स की भी आ चुकी है। नाउ अब देखो हमारे पास कुछ एंगल्स है यहाँ पर। अब वो एंगल्स कैसे हैं, सपोज मैं एक सर्कल दोबारा से बनाता हूँ। हमने अभी ये पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट 360 डिग्री होता है, और इसी 360 को हम 2 पाई रेडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 पाई रेडियंस है पूरा कंप्लीट, हम यहाँ से यहाँ जब घूम के आए हैं ना तब 2 पाई रेडियंस कंप्लीट हुआ, और ये पूरा सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी ना, तो मेरे पास एक पार्ट की वैल्यू क्या आई, π/2, यानी कि हर एक पार्ट π/2 की वैल्यू लेकर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, तो पहला पार्ट क्या हुआ, π/2,
जब आप आगे चलोगे और तो फिर से एक और पाई बाय टू इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट पाई बाय टू का है। ठीक है, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो हर पार्ट पाई बाय टू का है। ये पार्ट हो गया पाई बाय टू। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ये आ गया पाई बाय टू तक पहुंच गए हम। जब हम यहाँ तक पहुंच के यहाँ पर पहुंचेंगे तो 0 में पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू प्लस हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे पाई पर। फिर क्या होगा, इस पाई में फर्दर आगे एक और पाई बाय टू ऐड हो जाएगा, फिर क्या बनेगा 3 पाई बाय टू। इस 3 पाई बाय टू में हम दोबारा से आगे जाएंगे, एक पाई बाय टू और ऐड हो जाएगा, तो वो बनेगा 4 पाई बाय टू। और 4 पाई बाय टू जब कट होगा तो बनेगा 2 पाई। यानी कि इस पॉइंट पर दो एंगल है, 0 भी है 2 पाई भी है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे आप कि मैंने किसको कैसे बनाया है। यहाँ पर पाई बाय टू कैसे डिवाइडेड है और ये वैल्यूज आई कैसे। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो ताकि आपको नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसमें भी काम आए। नाउ देखो, अब हम क्या करेंगे, इन रिलेशंस को लिख कर रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास काम आएंगे। cos x की वैल्यू a आई थी, sin x की वैल्यू b आई थी। अब देखो, अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पुट करूं, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। सपोज कि ये जो कंप्लीट है ना हमारे पास, ये क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। तो ये जो कंप्लीट है ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर, यानी कि ये ओरिजिन था और यहाँ पर 1 था, आगे 2 चलेगा, इधर क्या होगा -1, इधर क्या होगा -2, यहाँ पे क्या है 1 और ऊपर होगा 2, यहाँ पे क्या होगा -1 और यहाँ पे होगा -2। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास सर्कल है। तो अब यहाँ पर अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 1,0, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0,1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा -1,0 और यहाँ पर क्या आएगा 0,-1। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए। अब हम निकालेंगे cos 0 की वैल्यू और निकालेंगे sin 0 की वैल्यू। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, cos 0 डिग्री sin 0 की। अब cos 0 देखो, cos x का फॉर्मूला क्या था, a। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते रहेंगे, cos x इज इक्वल टू a है और sin x इज इक्वल टू b है। ठीक है, a और b की आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेट्स है, a और b कोऑर्डिनेट्स हैं हर पॉइंट की। जो e पॉइंट है ना, ये कोऑर्डिनेट्स ही है a और b। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स वाली वैल्यूज आएगी यहाँ पर हमारा एंगल आएगा जो भी एंगल के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 0 पे मार्क किया, मतलब कि मैं इस टाइम इस पॉइंट पर हूँ, मैं 0 पे हूँ। तो 0 पॉइंट पे वैल्यूज क्या है a और b की, 1,0 है ना 0 पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि a की वैल्यू तो 0 है और b की वैल्यू a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। तो यानी कि अगर मैं cos 0 पर हूँ, x की जगह 0 डिग्री पे हूँ, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आती है और b की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब cos 0 डिग्री 1 होता है और sin 0 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज निकाली, देखी कि कैसे ज्योमेट्रिकली वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको आगे फर्दर और आपका माइंड ओपन करेगी। ठीक है, कि माइंड में हमें कैसे इस चीज को इमेजिन करना है, कैसे हम इस चीज में काम कर रहे हैं, कैसे एंगल्स आए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फिर से हम वापस आते हैं इसकी वैल्यूज पर। क्या था हमारे पास, cos x था, a था और b था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस एंगल से इस एंगल पर आ चुके हैं। अब हम आ गए हैं पाई बाय 2 पर। तो यानी कि मेरा एंगल अब क्या आ चुका है, पाई बाय 2 हो चुका है, पाई बाय 2। अब a और b की वैल्यूज क्या है यहाँ पर, तो 0,1, यानी कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। तो यानी कि हमने एंगल्स क्या निकाल लिया कि cos पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है और sin पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है। नाउ अब हम फर्दर और आगे चलते हैं। अब इस एंगल से हम इस एंगल पर आ चुके हैं, यानी कि हम पाई एंगल पर आ चुके हैं। यहाँ पर a और b की वैल्यूज क्या है, -1,0, -1,0, यानी कि cos पाई की वैल्यू क्या है -1 और sin पाई की वैल्यू क्या है 0। अब अगर हम और आगे जाएं, पाई से हम आ गए हैं 3 पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2। यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट्स 0 और -1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1, यानी कि cos 3 पाई बाय 2 क्या आएगा 0 और sin 3 बाय 2 क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 क्या आएगा -1। फिर आगे हम चले गए 2 पाई के पास, यहां से हम चले गए 2 पाई और 2 पाई। यहाँ पर क्या है 1,0,
1 और 0, इसका मतलब cos 2 पाई 1 है और sin 2 पाई 0 है। तो ऐसे निकालते हैं वैल्यूज साइन और कॉस की। अब एक बात इसमें नोटिस करो कि जब भी हमने यहाँ पर 2 पाई तक कंप्लीट कर लिया, 0 से लेकर 2 पाई तक, जब हम 0 से लेकर 2 पाई तक आए, अब फर्दर आगे मान लो कि मैंने एक एंगल फिर से आगे चला गया, यानी कि पाई बाय 2 फिर से आगे चला गया। तो यहाँ पर देखो कि जब मैंने सपोज साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 2 पाई के बाद फर्दर मैं फिर से आगे पाई बाय 2 आगे गया, फर्दर मैं फिर से पाई बाय 2 आगे गया, तो वहां पर क्या होगा कि जब मैं पाई बाय 2 आगे जाऊंगा वहां पर वैल्यू फिर से सेम आ जाएंगी। ठीक है, एक्चुअली में जो वैल्यू हमारे पास साइन पाई बाय 2 की यहाँ पर थी, 1 थी यहाँ पर, तो जब मैं 2 पाई से आगे गया, यानी कि 2 पाई के बाद फर्दर जब मैंने 2 पाई कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन तो कंप्लीट कर लिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस रेवोल्यूशन में एक पार्ट और आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ कि मैंने इसको घूम लिया पूरा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, फिर मैं फिर से आगे चला गया, और यानी कि 2 पाई के बाद पाई बाय 2 और चला गया, 2 पाई के बाद पाई बाय 2 और ऐड हो गया। तो यहाँ पर आकर क्या होगा कि वैल्यू फिर से रिपीट कर गई। ठीक है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, b के बराबर होती है, तो मेरे पास आंसर फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये नोटिस होता है कि हर 2 पाई के बाद, ठीक है, जैसे कि 2 पाई करोगे, फिर उसके बाद 4 पाई के बाद आओगे, फिर उसके बाद 6 पाई के बाद आओगे, फिर 8 पाई के बाद आओगे, यानी कि हर एक के बाद, हर कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद आपकी वैल्यू रिपीट करती है। ठीक है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ से हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े, हम एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर आ जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई के बाद 4 पाई पे होगा, फिर हमारे पास 6 पाई पे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब साइन मैं यहाँ पर n लगा दूं और 2 पाई लगा दूं, प्लस मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो उसी वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर 1 है ना, तो ये 1 वैल्यू किसकी थी, साइन पाई बाय 2 की, मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि अगर साइन n 2 पाई है प्लस में यहाँ पर x है, तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन x के बराबर ही होगी। ठीक है, दोबारा से देख लो इसको कि मेरे पास, मैंने क्या बताया कि मेरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो चुका है, वो 2 पाई का था। फिर मैंने क्या किया, इससे मैं एक क्वाड्रेंट और आगे चला गया। अब क्वाड्रेंट पाई बाय 2 की होती है, मैं पाई बाय 2 एंगल और आगे चला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि मैं 2 पाई तक तो कंप्लीट कर चुका हूँ, और अगला जो मैं 2 पाई के बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने अभी तक सिर्फ पाई बाय 2 ही कंप्लीट किया है। तो जब मैं इस पाई बाय 2 पे कंप्लीट होकर वापस आया, तो यहाँ पर तो फिर से मुझे वही कोऑर्डिनेट मिले 0,1 की, और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, बी कोऑर्डिनेट वाली, बी कोऑर्डिनेट था 1, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई थी, और 1 वैल्यू तो जो थी हमारे पास वो साइन पाई बाय 2 की भी थी, तो हमने 1 की जगह लिख दिया साइन पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा वैल्यू उसी की आने वाली है। ठीक है, तो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इस एंगल में जाकर वैल्यू क्या आएगी, इस एंगल में जाकर वैल्यू क्या आएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, साइन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसको 2 पाई प्लस इस एंगल के फॉर्म में रखना है। ठीक है, जो 2 पाई प्लस एंगल की फॉर्म में होगा, जो ये वाला एंगल आएगा ना आपका, यहाँ पर जो मैंने x लिखा है उसी की ही साइन निकाल दो, वो ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया साइन के लिए। अब यही चीज कॉस के लिए भी अप्लाई है, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट रिपीट कर रहा है, तो ये अगर y वाला कोऑर्डिनेट रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये a वाला भी तो करेगा, x वाला भी तो रिपीट करेगा, तो यानी कि कॉस के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखूं, तो जनरल फॉर्मूला ये बन रहा है कि n 2 पाई प्लस x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन x के बराबर। सिमिलर केस अप्लाई हो रहा है कॉस के अंदर, n 2 पाई प्लस x, यहाँ पर कॉस की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब देखो मैं आपको इस फॉर्मूले को यूज करके बताता हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ इस वैल्यू को लिखा रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ पाई बाय 2 स्टेप्स आगे चलते रहेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला था n 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू, मैंने बोला कि साइन x के बराबर होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, अब n क्या है, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहा हूँ आपको। n का मतलब क्या होता है, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि आप कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, मैंने लिखा साइन, और n की जगह मैंने मान लो 1 पुट कर दिया। ठीक है, जब मैंने n की जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस x, यानी कि साइन x की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई कंप्लीट करने के बाद x डिग्री आगे गया, 2 पाई के बाद x डिग्री आगे गया। ठीक है, x मान लो कि x की जगह मैंने लिखा कि मैं पाई बाय 2 आगे गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई बाय 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई बाय 2 की, क्योंकि 2 पाई के बाद पाई बाय 2 आगे गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई कंप्लीट हो गया, फिर मैं पाई बाय 2 आगे गया, जब पाई बाय 2 आगे गया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0,1,
और साइन में कोऑर्डिनेट होता है b वाला, वो वन आंसर होता है और वन आंसर तो साइन पाई बाय 2 का भी होता है, ठीक है। सिमिलरली आगे देखो साइन, अब मैंने क्या किया, इस बार n की वैल्यू 2 पुट कर ली, ठीक है। मैंने n की वैल्यू पुट करी 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 पाई प्लस, सपोज इस बार फिर से मैंने x यानी कि मैंने बोला कि 4 पाई के बाद में फिर से पाई बाय 2 आगे चला गया, फिर से पाई बाय 2 आगे चला गया, तो मेरे फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू साइन पाई बाय 2 की आनी चाहिए। हम इसको अप्लाई करते हैं। 4 पाई का मतलब क्या है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तो 2 पाई का होता है, इसका मतलब मैंने 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन किए होंगे, तो मैंने यहाँ पर पहले एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया 2 पाई हो गया, फिर दूसरा कंप्लीट रेवोल्यूशन किया 4 पाई हो गया, तो 4 पाई के बाद मैंने पाई बाय 2 और गया, फिर से वही कोऑर्डिनेट आ गए 0,1 की, तो यानी कि साइन पाई बाय 2 के बराबर है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अब देखो साइन एक्स अगर 0 के बराबर है, ठीक है, साइन एक्स 0 कब कब होता है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स 0 हो या फिर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस पाई हो। तो यहाँ से हमने ये नोटिस किया था कि अगर मैं 0 से लेकर पाई तक आता हूँ तो साइन की वैल्यू 0 ही रहती है, मतलब हर पाई रेवोल्यूशन के बाद साइन की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। तो पहले मैंने पाई रेवोल्यूशन किया, साइन की वैल्यू 0 होगी, फिर से मैंने पाई रेवोल्यूशन किया, फिर से साइन की वैल्यू 0 होगी, तो यानी कि हर पाई वेरिएशन के बाद, हर पाई रेवोल्यूशन के बाद जो साइन की वैल्यू है 0 हो जाती है। तो फिर मतलब आगे क्या होगा, 2 पाई पर 0 हो जाएगी वैल्यू, यानी कि प्लस माइनस 2 पाई, उसके बाद प्लस माइनस 3 पाई पर होगा, तो सिमिलरली आगे के चलता जाएगा। तो यहाँ से हमने ये नोटिस किया था कि हर पाई रेवोल्यूशन के बाद साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलर केस हम अप्लाई करेंगे कॉस के अंदर। कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ, कॉस 0 कब था, कॉस 0 था पाई बाय 2 पर, अगर एक्स की वैल्यू हो पाई बाय 2, ठीक है, हम इसको लेकर चलते हैं प्लस माइनस पाई बाय 2, अगर एक्स की वैल्यू हो प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है, उसके बाद अब प्लस पाई बाय 2 में वैल्यू 0 है। अब देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, कॉस की वैल्यू एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर 0 है, देन वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, यानी कि पाई रेवोल्यूशन के बाद, आधा सर्कल है ना, पाई रेवोल्यूशन के बाद इसकी भी वैल्यू 0 हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्लस माइनस पाई बाय 2 है ना, तो इस पाई बाय 2 में हम एक पाई रेवोल्यूशन और जोड़ देंगे, तो जब इसका सॉल्व करोगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा, यानी कि अगली बार जब 0 होगा ना 3 पाई बाय 2 पर होगा, तो प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, समझ आ गया आपको। अब क्या होगा कि अब अगले 3 पाई बाय 2 के बाद, यानी कि 3 पाई बाय 2 पर तो 0 हो चुका है, पहले पाई बाय 2 पर था, फिर मैंने क्या किया 3 पाई बाय 2 पर भी 0 है, अब मैं इसमें एक पाई बाय 2 और जोड़ दूंगा, ठीक है, सॉरी पाई बाय 2 नहीं, पाई जोड़ी। अभी मेरे पास एंगल क्या है 3 पाई बाय 2, मैंने क्या बताया कि इसका एंगल भी रिपीट, इसकी वैल्यू भी रिपीट कर रही है हर पाई रेवोल्यूशन के बाद, तो मैंने इसमें क्या किया, एक पाई रेवोल्यूशन और ले आया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 पाई बाय 2, यानी कि अगली बार जब ये cos 0 होगा वो होगा 5 पाई बाय 2 पर, तो वो 5 पाई बाय 2 कहाँ पर आएगा, घूम के यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2, तो यानी कि 5 पाई बाय 2 पर भी 0 आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, तो ऐसे ऐसे आप इसके एंगल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाकर देखें, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन, जब x क्या होगा हमारे पास n पाई, ठीक है, जब x की वैल्यू n पाई होगी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n कैन बी एनी इंटीजर, तो हमने n को बोला कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर मैं फॉर्मूला बनाकर देखूं cos का, cos 0 कब था, cos 0 कब था, इसमें क्या है कि हमारे पास ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, तो ऑड मल्टीपल के लिए हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यहाँ पर भी कंडीशन वही होगी कि n मेरे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब 2n प्लस 1 क्यों लिया, 2n प्लस 1 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑड मल्टीपल्स लेकर आने हैं, ऑड मल्टीपल्स बनाने के लिए फॉर्मूला में लेते हैं 2n प्लस 1। अब यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 1 वाला काम हो गया यहाँ पर। तो अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू, n की जगह 1 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 होता है, यहाँ पर आ गया 3 पाई बाय 2। अगर मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 टू 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, तो ऐसे हमने कर लिया इसको। So that's all for today. Thank you for watching this video.